हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आचार्य। आज मैं आप लोग के लिए अपनी सीरीज का सेकंड वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं बेटा? अगेन सॉल्यूशन लेके आया हूं। किसका? असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 2 एडवर्टाइजमेंट नंबर 120 2021। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने सीपीएम एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए थे। आज मैं अगली सीरीज में आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं सर्वेइंग सब्जेक्ट का। देखिए, जितना मुझे अभी बच्चों के फीडबैक से पता चला है कि पेपर में सर्वेइंग का पोर्शन काफी अच्छा आया था। अच्छा किसे बोल सकते हैं हम लोग? जहां पे क्वेश्चन का लेवल वाकई में लेवल 2 के आसपास था। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे हुए थे। जिसने थॉरोली पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया था, अच्छे से पढ़ा था, उन्हीं से सारे क्वेश्चंस बने। हमारे यहाँ के जितने स्टूडेंट्स ने भी पूरा बैच अटेंड किया था, उन सब से पूरे सर्वेइंग के एज इट इज पूरे के पूरे क्वेश्चंस बने। अब आप लोगों ने अगर थॉरोली पढ़ा था तो आपसे ही बने होंगे। जो क्वेश्चन नहीं बने उसे हम लोग आज पूरा डिटेल में समझेंगे हमारे इस वीडियो में। ओके, नाउ इस पूरे वीडियो में हम कवर क्या करने वाले हैं बेटा? इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग एक एक क्वेश्चन सर्वेइंग का देखेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन टफ था और उसे कैसे सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। नाउ बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे जीपीएससी के पेपर में आया था। एज पर द बॉडिज रूल फॉर बैलेंसिंग अ ट्रैवर्स, करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड इज। नाउ बहुत इजी क्वेश्चन आया था बेटा, ये आप लोग के पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए, अगर मैं ट्रैवर्स की बात करता हूं तो अगर कोई प्रॉपर ट्रैवर्स है जिसमें एंगल अच्छे से मेजर किए गए हैं, जिसमें साइड की लेंथ अच्छे से मेजर की गई है और कोई भी एरर नहीं है, तो वो कैसा होगा बेटा? वो हमेशा क्लोज ट्रैवर्स होगा। बट ड्यू टू सम मिस्टेक, आइदर बाय ह्यूमन मिस्टेक और बाय इंस्ट्रूमेंटल मिस्टेक और बाय नेचुरल मींस, किसी भी कारण से अगर कोई भी गलती हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेजरमेंट, तो क्या होगा? ये जो हमारा ट्रैवर्स है ये क्लोज ना होने की बजाय ओपन रह जाएगा, और जो लेंथ से ओपन रह गया यही क्या होता है हमारा? यही हमारा क्लोजिंग एरर कहलाता है ई। नाउ बॉडीज रूल क्या कहता है कि अगर आपको पूरे के पूरे क्लोजिंग एरर को लैटिट्यूड और डिपार्चर के फॉर्म में बांटना है, यानी अगर आपको करेक्शन लगाना है लैटिट्यूड और डिपार्चर में, तो किस तरह से लगा सकते हो? तो देखिए, सिंपल सा बॉडीज का रूल है। देखिए, बॉडीज ने क्या किया था, बोलता था कि अगर आपको करेक्शन इन लैटिट्यूड लगाना है तो जितना भी एरर आया है लैटिट्यूड में उसके बराबर मैग्नीट्यूड का करेक्शन लगा दीजिए। हमने कहा ठीक है, समीशन ऑफ लैटिट्यूड लगा दिया इनटू लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड जहां पे हमको करेक्शन लगाना है। सपोज करो अगर AB साइड में करेक्शन लगाना होता तो AB की लेंथ रख देते, BC साइड में लगाना होता तो BC की लेंथ रख देते। तो यहां हम लोग क्या रखेंगे? लेंथ ऑफ दैट मेंबर में AB लेके चलता हूं अभी, और डिवाइड क्या करना पड़ता है? टोटल पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स, यानी जितना भी साइड है उन सब की लेंथ को जोड़ दीजिए तो टोटल पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा कौन ने कहा था भैया? बॉडीज ने कहा था कि अगर करेक्शन लगाना है आपको तो लेंथ का रेशियो ले लो और लेंथ के ही रेशियो में करेक्शन अप्लाई होगा। तो अब यहां बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। देखिए, आइए देखते हैं कि करके। पहला, एरर इन लैटिट्यूड प्लस लेंथ ऑफ दैट साइड अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भैया प्लस तो कभी आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है यहां पे कि एरर इन लैटिट्यूड इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। सो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है। और यही एज इट इज चीज, यही सेम की सेम चीज हमारे बुक में भी दी हुई है, थ्योरेटिकल बुक में, जो कि हमारी जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग की है, पेज नंबर 62 जो आपको यहां दिख रहा है। अब यहां पे आपको बहुत अच्छे से ये वैल्यू नहीं दिख पा रही होगी, तो मैं इस पे जूमिंग इफेक्ट डालता हूं। जैसे हमने जूम इफेक्ट डाला तो ये वाला पोर्शन हमारी बुक से जूम होकर हमें सामने दिखाई दे रहा है। कितना है करेक्शन इन लैटिट्यूड बेटा? सम ऑफ लैटिट्यूड इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड अपॉन टोटल पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स। तो सिंपल क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन हमारी बुक से पूछा हुआ था। अगर किसी ने हमारे मटेरियल को भी रेफर किया होता तो उससे भी ये क्वेश्चन आराम से बन जाता। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ना बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जीपीएससी में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज, कि अगर हमें मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी है
ट्रेवर्स के अंदर, तो वो क्या होगी इन चारों ऑप्शन में से? तो सबसे पहले मैग्नेटिक बेयरिंग को समझते हैं। देखिए, जब हम लोग सर्वेइंग पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग कुछ चीजें देखते हैं जिसे हम लोग ट्रू मेरिडियन कहते हैं, जिसे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, तो वो लाइन जो अर्थ के अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जोड़ रही है उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए, हम मैग्नेटिक मेरिडियन को रेफरेंस सरफेस मान ही नहीं सकते या रेफरेंस लाइन मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते बेटा? क्योंकि ये एक स्टेबल लाइन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ अपनी जगह पे स्टेबल नहीं है, अर्थ कंटिन्यूएशन में रिवॉल्व कर रही है। अब अगर अर्थ कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रही है तो मैग्नेटिक नॉर्थ हो सकता है आज यहां पे है, कल यहां कहीं हो जाए मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहीं से मैग्नेटिक साउथ यहां कहीं पहुंच जाए। सिमिलरली परसों यहां कहीं मैग्नेटिक नॉर्थ आ जाए, मैग्नेटिक साउथ यहां कहीं आ जाए, लाइक दिस। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की पोजीशन फिक्स ही नहीं है, इसीलिए इसको रेफरेंस सरफेस हम मान नहीं सकते। क्यों? रेफरेंस सरफेस वो सरफेस होता है जो हमेशा फिक्स होता है। तो हमने क्या कहा यार, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन फिक्स नहीं है, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन फिक्स ही नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक नया मेरिडियन लाना पड़ेगा, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं ये परमानेंट मेरिडियन है, ये फिक्स्ड मेरिडियन है। इसी के लिए हम लोग एक नया मेरिडियन लेके आए जिसे हम लोग कहते हैं ट्रू मेरिडियन। क्यों? क्योंकि ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ता है। अब बच्चे मुझसे पूछेंगे कि भैया ट्रू मेरिडियन कहां लाई करता है? तो ट्रू मेरिडियन एक्चुअली में कहीं लाई करता ही नहीं है, ये तो एक आर्बिट्ररी मेरिडियन है, एक झूठा मेरिडियन है जिसको हमने हमारे रेफरेंस के लिए यूज किया है। हमने कहा अर्थ कैसे भी रिवॉल्व करे, अर्थ कैसी भी रिवॉल्व करे, ये हमेशा एज इट इज रहेगा। भले ही मैग्नेटिक नॉर्थ आज यहां पे हो जाए, कल यहां पे हो जाए, परसों कहीं और हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेटिक नॉर्थ इधर आ जाए, कहीं भी चले जाए, बट ट्रू नॉर्थ तो हमेशा यहां पे फिक्स ही रहेगा। अब अगर ट्रू नॉर्थ फिक्स है इसका मतलब ट्रू मेरिडियन हमारा फिक्स हो गया। अब यहां तक की कहानी तो आप सबको समझ में आ गई कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन में से रेफरेंस सरफेस कौन सा लेंगे हम लोग? हमेशा ट्रू मेरिडियन को रेफरेंस सरफेस लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं करता। ओके, नाउ आज मैंने क्या किया है, ये मेरा ट्रू मेरिडियन एज इट इज है और मैंने बोला कि मेरा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ट्रू नॉर्थ किस तरफ है? वेस्टवर्ड साइड है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल का डिफरेंस है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में, इसी को हम लोग कुछ नहीं कहते, इसको कहते हैं डेक्लिनेशन। इसी को कहा जाता है बेटा डेक्लिनेशन। अब मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर लाइन का एंगल निकालना था या बेयरिंग निकालनी थी और वो लाइन हमारी यहां कहीं पे है। हमने बोला लेट इट बी, ये लाइन जो है हमारी ये ओ ए होगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत ही बढ़िया चीज लेके आ रहा हूं आप सबके लिए, बहुत ही बढ़िया चीज लेके आ रहा हूं आप सबके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रू नॉर्थ को रेफरेंस सरफेस मान के आप हॉरिजॉन्टल एंगल नापते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रू बेयरिंग। और अगर आपने मैग्नेटिक मेरिडियन को रेफरेंस सरफेस मानते हुए इस पर्टिकुलर लाइन का एंगल नापा, कौन सा? हॉरिजॉन्टल एंगल, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नेटिक बेयरिंग। अब यहां ऑप्शन में से देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैग्नेटिक बेयरिंग के लिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन एनी टू लाइन। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कोई दो लाइन के बीच के एंगल को हम लोग मैग्नेटिक बेयरिंग नहीं कहते। ये किस किस के बीच में होता है बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन और किसी पर्टिकुलर लाइन के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल। आते हैं दूसरे पे मूव करते हैं, द वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल बोलते ही ये ऑप्शन भी खत्म, क्योंकि वर्टिकल एंगल तो होता ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द लाइन। ये बिल्कुल सटीक ऑप्शन है, बिल्कुल सटीक ऑप्शन, क्योंकि एक्चुअल में जो मैग्नेटिक बेयरिंग है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दैट लाइन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? यहां पे ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द लाइन। नाउ बेटा सेकंड क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा जीपीएससी में पूछा गया था। क्या पूछा गया था?
इफ द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 132 डिग्री 35 मिनट एंड 45 सेकेंड, देन होल सर्कल बेयरिंग ऑफ लाइन बी ए विल बी। सिंपल क्वेश्चन है, आपको फोर बेयरिंग दे दिया है, आपसे बैक बेयरिंग मांग रहा है। सिंपल क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं यहां पे हम लोग। ये हमारा नॉर्थ हो गया और इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले 132 डिग्री 35 मिनट एंड 45 सेकंड्स को मार्क करते हैं। ये देखिए बेटा, हमने लाइन ए बी को मार्क कर दिया। ए पे कितना एंगल मार्क किया? 132 डिग्री 35 मिनट एंड 45 सेकंड्स। अब निकालना क्या है हमको ये वाला पर्टिकुलर एंगल निकालना है। ये वाला पर्टिकुलर एंगल निकालना है। कितना हो सकता है देखिएगा, ये वाला पर्टिकुलर एंगल यहां से लेके यहां तक तो हमको पता ही है कितना है बेटा। ये है 132 डिग्री 35 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। ना बिना कोई फॉर्मूला यूज किए सीधा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ये एंगल और कितना है बेटा? ये वाला एंगल, ये कितना एंगल है? सिंपल 180 डिग्री का एंगल है ये, सिंपल 180 डिग्री। नाउ दोनों को ऐड कर दो, आपको होल सर्कल बेयरिंग मिल जाएगी। किसकी? लाइन बी ए की। ऐड करते हैं बेटा। देखिए बेटा, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया? होल सर्कल बेयरिंग ऑफ बी ए, ये आता है 312 डिग्री 35 मिनट एंड 45 सेकेंड। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है बेटा? यहां से ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 312 डिग्री 35 मिनट एंड 45 सेकेंड। सो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था, बस दिक्कत कहां हुई? बच्चों ने ना इस क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस्ड अप्लाई करने की कोशिश की। लोगों ने क्या किया? प्लस 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री, ये वो सब कुछ कर दिया। इंक्लूडेड एंगल निकालने चले गए, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग पे खेलने चले गए। कुछ था ही नहीं बेटा, कुछ भी नहीं था। सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिर्फ आपको ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेनी थी। ज्योमेट्री से ही काम खत्म हो जाता है इस क्वेश्चन में। तो जब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को फॉर जीपीएससी, तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं कोई फॉर्मूला मत रटो बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्यों? अगर आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच रखोगे ना तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके एग्जाम को क्लियर करने के। ओके, सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है जो जीपीएससी के पेपर में आया था। क्वेश्चन क्या बोलता है? एन अरिथमेटिक चेक इन द रिडक्शन ऑफ लेवल्स बाय द राइज एंड फॉल मेथड इज स्टेटेड एज लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ओके, ये टॉपिक कहां आता है? तो ये टॉपिक जनरली आता है लेवलिंग के अंदर। ओके, जब हम लोग लेवलिंग का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तब ये टॉपिक आता है, जहां पे दो मेथड्स आते हैं लेवलिंग के। कौन कौन से बेटा? राइज एंड फॉल एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा लिखा गया भैया, राइज एंड फॉल मेथड। अब जितनों ने भी राइज एंड फॉल मेथड पढ़ा हुआ है उनको सिंपल सा पता होगा कि चेक कैसे लगाते हैं राइज एंड फॉल में। तो तीन चेक होते हैं राइज एंड फॉल में, सबको पता होगा। ये कौन कौन से बेटा? समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल इज इक्वल्स टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड। बस यही तीन चेक हैं जो पूरा का पूरा ब्रह्मा विष्णु एंड महेश की तरह बिहेव करते हैं। किसमें? राइज एंड फॉल मेथड में बेटा। अब यहां पे हमको पहले ही बोल दिया है कि लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज इक्वल टू, यानी इसने ये वाला चीज तो हमको पहले से गिवन दे दिया। अब और क्या कह देता है? सम ऑफ राइजेस माइनस सम ऑफ फॉल। सही बात है, सम ऑफ राइज एंड सम ऑफ फॉल तो होगा ही होगा, यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों का होगा ही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही जाता है। अगला है सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड, ये भी सही है, तो ये भी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या है? समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ इंटरमीडिएट साइड, पॉसिबल ही नहीं है। एंड लास्ट वन इज सम ऑफ फोर साइड एंड सम ऑफ इंटरमीडिएट साइड, ये भी पॉसिबल है ही नहीं। तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट था, दैट इज ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है। और ये सेम का सेम चीज हमारी बुक में भी दिया हुआ था। कौन सी? हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मेंशन किया हुआ था, देख लीजिए। अब अगर इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो ये मैंने थोड़ा सा जूम किया है और इसको हाईलाइट किया आप लोगों के लिए कि ये क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे बुक से पूछा गया था और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट था। तो सेम का सेम चीज हमने हमारे प्रीवियस ईयर बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, जो आप अगर परचेस कर चुके हैं तो आपने डायरेक्टली देख लिया होगा ये क्वेश्चन को। नहीं परचेस किया तो नवंबर और दिसंबर के एग्जाम के लिए बहुत जल्द ही इस बुक को परचेस करिए। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ बेटा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन ही था जो सीधा सीधा जीपीएससी में पूछ लिया गया।
मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीपीएससी में आया था वो क्या है, फॉर अ 2 डिग्री कर्व ऑन अ 20 मीटर कॉर्ड हैविंग अ डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 36 डिग्री द टेंजेंट लेंथ इज। नाउ टेंजेंट लेंथ बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, बेहद इजी क्वेश्चन। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बात करें तो रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व के बीच में एक रिलेशन है। आपके पास 20 मीटर कॉर्ड के लिए भी है, आपके पास 30 मीटर कॉर्ड के लिए भी है, बट यहां क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें 20 मीटर का कॉर्ड दिया हुआ है। अब अगर 20 मीटर का कॉर्ड दिया है बेटा तो सीधा सीधा रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व के बीच का रिलेशन क्या है, 1146 अपॉन डी। नाउ यहां पे डी क्या है बेटा, यहां पे डी क्या है, डी है हमारा डिग्री ऑफ कर्व, और कितने डिग्री का कर्व दिया हुआ है हमको, 2 डिग्री का कर्व हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। कर दीजिए इसको डिवाइड। नाउ कितना आता है सॉल्व करके बेटा, इसको जरा एक बार सॉल्व करिए, कितना आता है ये, ऑलमोस्ट आएगा ये आपका 573 मीटर का रेडियस आ गया आपका। अब आपके पास रेडियस तो आ गया, निकालना क्या था आपको, तो निकालना है बेटा टेंजेंट लेंथ। अब टेंजेंट लेंथ कैसे निकलता है, टेंजेंट लेंथ का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग कर्व में पढ़ते हैं, क्या, r tan डेल्टा बाई 2। नाउ रेडियस ऑफ कर्व कितना है हमारे पास, ऑलमोस्ट 573 मीटर का आया है, 10 तो हमारे पास है ही है, और डेल्टा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डेल्टा दिया बेटा 36 डिग्री का डिफ्लेक्शन एंगल दिया गया है आपको, तो यहां पे सीधा पुट कर दीजिए 36/2। आप सॉल्व करेंगे इसको तो ऑलमोस्ट 187 के आसपास ये आता है, 186 पॉइंट समथिंग आता है, मैंने नियरली उसको 187 लिख दिया है। अब कोई भी ऑप्शन इसके बिल्कुल बराबर का तो नहीं है। अब अगर बराबर का नहीं है तो क्या देखना पड़ेगा, सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, और सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है बेटा, 77 बहुत दूर है 187 से या 186 से, 177 ऑलमोस्ट वेरी क्लोज है, सिर्फ 10 मीटर का अंतर है, और बाकी सब में काफी ज्यादा अंतर है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट है यहां पे, दैट इज 177 मीटर। ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जीपीएससी के अंदर, वो क्या पूछा गया था, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर प्रिसाइज लेवलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर प्रिसाइज लेवलिंग वेयर डिस्टेंस d इज इन किलोमीटर। अगर डिस्टेंस d किलोमीटर में है, द परमिसिबल एरर e इन मीटर इज। तो परमिसिबल एरर हमको e निकालना है इन मीटर में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए क्या है, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर प्रिसाइज लेवलिंग करना है आपको और आपका डिस्टेंस जो d है वो किलोमीटर में है, तो क्या होता है इसका सीधा सीधा फॉर्मूला, इट विल बी इक्वल टू ±6 अंडर रूट ऑफ d इन mm। बट यहां पे हमसे mm में आंसर मांगा ही नहीं है। बच्चों ने क्या किया, ये देखा और इसमें से कोई भी ऑप्शन उनको दिखा ही नहीं, तो बच्चों ने सोचा कि यार पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। बट यूनिट देखो आप किस में मांगा है, उसने यहां क्लियरली मेंशन किया हुआ है, हमें आंसर चाहिए मीटर में, यानी जो परमिसिबल एरर है वो किसमें चाहिए, हमें मीटर में। नाउ इसको कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम mm टू मीटर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू के साथ में 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये mm कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। बस इसे मल्टीप्लाई करिए एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। कितना आता है बेटा, ±0.0060 अंडर रूट d and the answer will be in meter. So according to this value कौन सा ऑप्शन सबसे सही यहां पे है इस सब में से, जो चारों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन सी ±0.0060 अंडर रूट ऑफ डी, जो कि हमने भी फाइंड किया। तो यहां पे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सीधा का सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस कन्वर्जन करना आना चाहिए था आपको, क्योंकि डी तो हमेशा किलोमीटर में ही रहेगा, बट जो परमिसिबल एरर का फॉर्मूला होता है हमारे पास ±6 रूट डी, ये हमेशा mm में दिया रहता है, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। ओके, नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जीपीएससी ने हमसे पूछा था, अब पैसिव सेंसर यूसेज। नाउ रिमोट सेंसिंग में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, हम लोग दो सोर्स के सेंसर यूज करते हैं, एक होता है हमारे पास एक्टिव सेंसर और एक होता है पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर क्या करता है, मैनमेड रिसोर्सेज को यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि हमारे सैटेलाइट्स वगैरह हो गए, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं,
ये एक्टिव सेंसर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर पैसिव सेंसर की बात की जाए तो यहां पे कोई भी आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज ही नहीं किया जाता, यहां पे हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं। और अगर पैसिव सेंसर की बात हो रही है तो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ यही सेम की सेम चीज हमारी बुक में भी दिया हुआ है, जियोमेट्रिक्स की जो थ्योरी बुक है, पेज नंबर 114 पे। अब यहां पे आपको काफी डिटेल में दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि ये बहुत पूरा का पूरा पेज का स्नैपशॉट है, तो मैं इस पे जूमिंग इफेक्ट डालता हूं। जैसे ही मैंने इस पे जूमिंग इफेक्ट डाला, आपको पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम दिखना शुरू हो गया। और इस पूरे थ्योरी में मैंने यही लिखा है कि यहां पे हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन सी है? वो हमारा सन है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन था सन एज दी सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑप्शन ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट बच्चे यहां पे भी गलती करके आए। बच्चों ने क्या लगा दिया? ऑप्शन डी या ऑप्शन सी में से एक लगा के आ गए, और ये क्वेश्चन उनका गलत हो गया। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी इजी क्वेश्चन बोलता है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर एफ कैन बी कंप्यूटेड एज डैश वेयर यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नीडल फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, V is the distance of image needle from the pole of the mirror. Now ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रॉम 10th क्लास रे ऑप्टिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हमें कोई मिरर दे दिया जाए तो U क्या होती है? उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो कि मिरर से कितने दूरी पर रखा गया है, और V क्या होता है कि मिरर से कितने दूरी पे उसकी इमेज बन रही है। तो U और V तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि U क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और V क्या है? आपका इमेज का डिस्टेंस है। अब सिंपल सा हमको मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर बात की जाए ना तो ये क्वेश्चन सर्विंग का क्वेश्चन था ही नहीं बेटा, ये तो सिंपल हमारा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। अगर किसी को रे ऑप्टिक्स भी बराबर आता है ना तो वो ये क्वेश्चन को बना लेता आराम से। ओके, क्या होता है मिरर फॉर्मूला बेटा हमारा? अगर मिरर फॉर्मूला की बात करें तो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। नाउ यहां से हम लोग फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा बेटा? ये आएगा हमारा u इंटू वी अपॉन u प्लस वी। मांगा क्या था हमसे? फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, मतलब भैया कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ बताओ कितना होता है, और कितना आया? u इंटू वी अपॉन u प्लस वी। और यहां पे सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा इसके हिसाब से? दैट इज ऑप्शन ए, u इंटू वी अपॉन u प्लस वी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जो बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आए हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कमजोर है बेटा, तो आप लोग नवंबर और दिसंबर के एग्जाम के लिए फिर से थॉरोली पढ़ो, ठीक है? अगर हेल्प लगती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि सर हमारा ये टॉपिक वीक है, आप इसको भी कवर कर लीजिए। ओके, नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे, जो कि हमसे जीपीएससी में पूछा गया है। इन एन ऑप्टिकल स्क्वायर द टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ। बेहद इजी क्वेश्चन बेटा, बेहद इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने भी ढंग से प्रिज्म स्क्वायर या ऑप्टिकल स्क्वायर को देखा हुआ है तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को बना जाता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि भैया ऑप्टिकल स्क्वायर में जो दो मिरर का आप इस्तेमाल कर रहे हो ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं। तो यहां सिंपल आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, जो हमने हमारी थ्योरी बुक में से आपको दिया हुआ है पेज नंबर 30 में से। सिंपली हमने भी वहां पे बता के रखा हुआ है ये कॉन्सेप्ट कि अगर ऑप्टिकल स्क्वायर का केस है तो दोनों मिरर जो हैं ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड रहेंगे। सो अगर मैं इस पूरे के पूरे इमेज के ऊपर जूमिंग इफेक्ट डालता हूं तो जूम इफेक्ट डालने के बाद कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखाई देगा जूम इफेक्ट डालने के बाद। और ये एंगल आपको क्लियरली 45 डिग्री का दिखाई दे रहा है, जो दो मिरर्स के बीच का बना हुआ एंगल है। ये वाला और ये वाला जो मिरर है इनके बीच का जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है बेटा यहां पे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 45 डिग्री। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है बेटा ये भी। फ्रॉम दी एरियल फोटोग्राफी, फ्रॉम दी एरियल फोटोग्राफी। अब काफी बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के गए होंगे, ये पोर्शन ही छोड़ के चले गए होंगे जीपीएससी के पेपर में। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ये पोर्शन बहुत टफ है सर, ये तो बनेगा ही नहीं, हम तो ये टॉपिक बना ही नहीं पाते, हम तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ फाइंड ही नहीं कर पाते, हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को समझ ही नहीं पाते। ये एरियल फोटोग्राफी क्या होती है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें पता ही नहीं है सर, कैसे फाइंड करें। बेहद इजी कॉन्सेप्ट, बेहद इजी कॉन्सेप्ट। क्या बोला गया है? इफ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीनार,
कोई मीनार होगा, उसका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया कितना बेटा, 8.8 mm का रिलीफ डिस्प्लेसमेंट दिया गया फोटोग्राफ के ऊपर। और मीनार की टोटल हाइट कितनी थी, 88 मीटर की मीनार की हाइट थी। अब बोलता है जो टॉप था मीनार का, जो मीनार का टॉप था उसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कहां से, प्रिंसिपल पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर की दी गई है, यानी आपको आर की वैल्यू दे दी 10 सेंटीमीटर। अब क्या मांगता है आपसे, देन द फ्लाइंग हाइट ऑफ द कैमरा इज। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल वन वर्ड आंसर था इस क्वेश्चन का, सिंपल वन वर्ड आंसर। देखिए क्या, अगर किसी को रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है बेटा, r इंटू स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। नाउ निकालना क्या है हमें, कैपिटल H निकालना है, एक तरफ कर लो, बाकी वैल्यूज को एक तरफ कर लो। कितना आता है, कैपिटल H विल बी इक्वल्स टू r इंटू स्मॉल h अपॉन d। नाउ टॉप ऑफ द मीनार प्रिंसिपल पॉइंट से कितना दूर है, तो कितना दूर है बेटा, 10 सेंटीमीटर दूर है। कन्वर्ट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर, सो दिस विल बिकम्स 10 टू द पावर -2 मीटर। नाउ हाइट ऑफ मीनार कितना दिया हुआ है हमको, 88 मीटर का हाइट ऑफ मीनार दिया है। कोई बात नहीं, यहां पे 88 मीटर पुट कर दो बेटा। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है इस क्वेश्चन में, तो बहुत इजीली वो वैल्यू भी हमको पता चल गई, 8.8 mm की। बस इसको यहां पुट करिए, mm को मीटर में कन्वर्ट करिए, 10 टू द पावर -3 को पुट करके यहां पे, ये मीटर से मीटर गया। सॉल्व कर लीजिए इस वैल्यू को एंड यू विल गेट फ्लाइंग हाइट एज 1000 मीटर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन सब में से, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 1000 मीटर। नाउ मूव करते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि जीपीएससी ने पूछा था, क्या द वर्टिकल सर्कल ऑफ अ थियोडोलाइट इज जनरली ग्रेजुएटेड इन, यानी जो वर्टिकल सर्कल होता है हमारा किसके अंदर, थियोडोलाइट के अंदर, तो वो कहां से कहां तक ग्रेजुएटेड होता है। अब अगर थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना है तो ये इमेज देखिए आप, ये इमेज जो आपके सामने मैंने बनाई है, ये हमारा वर्टिकल सर्कल है, ये हमारा टेलीस्कोप है। अगर यहां से भी समझ में नहीं आता तो बहुत शॉर्टकट में ये बनाया हुआ है मैंने आपके लिए। अब यहां पे आप खुद देख पा रहे होंगे तो आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट आ रहे हैं बेटा, 4 क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट एंड चौथा क्वाड्रेंट। टोटल 4 क्वाड्रेंट आने, कितने कितने के, 0 to 90 डिग्री के, 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री एंड 0 to 90 डिग्री। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, द क्वाड्रेंटल सिस्टम फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इन द 4 क्वाड्रेंट। बेहद इजी क्वेश्चन, जिसने भी थियोडोलाइट को एक बार जीवन में सिर्फ देखा होगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं बेटा, अगर एक बार भी थियोडोलाइट को जीवन में देखा होगा तो भी ये क्वेश्चन बन गया होगा, क्योंकि जब आपने इसको यूज किया होगा तो वहां पे आपको आपके टीचर ने भी बताया होगा, आपके प्रोफेसर्स ने भी बताया होगा कि जो वर्टिकल सर्कल होता है वो 4 क्वाड्रेंट्स में बटा होता है। कहां से कहां शुरू होता है बेटा, 0 to 90 डिग्री। और वैसे भी अगर क्वाड्रेंटल सिस्टम है, अगर ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम है, तो हमें पता है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम की रेंज क्या होती है बेटा, 0 to 90 डिग्री ही होती है। हां, अगर ये होल सर्कल बेयरिंग होता तो ये 0 से 360 डिग्री तक वेरी करता। ओके, तो बहुत सिंपल आंसर था इस क्वेश्चन का, दैट इज द क्वाड्रेंटल सिस्टम फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इन द 4 क्वाड्रेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो जीपीएससी ने हमसे पूछा था, ERS, NVSAT, Sentinel and RISAT are example of which type of satellite? सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है किसके अंदर, ज्योमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के अंदर भी पूछा गया गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज ने भी पूछा इस क्वेश्चन को, इवन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सब ने पूछा इसको। ओके, सब ने पूछा इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बहुत इजी था कि भैया ये जितनी भी सैटेलाइट्स हैं ये कौन से बैंड पे काम करती हैं। सिंपल सा आंसर है कि ERS, NVSAT, सेंटिनल एंड रिसैट ये सारे की सारी माइक्रोवेव रेंज में काम करती हैं, सारी की सारी माइक्रोवेव रेंज में काम करती हैं। सो सिंपल था, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि सैटेलाइट है और उसका बैंड है। ओके, सैटेलाइट हमें पता चल गई, उसका बैंड पता चल गया, हमारा काम हो गया। नाउ बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो जीपीएससी ने हमसे पूछा है, दैट इज द इन हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। नाउ अगर हम लोग हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसा होता है बेटा,
कैसा होता है, इमेज देखिएगा अभी समझ में आया कैसा होता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा बेटा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का है, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है ये। और ये कैसा स्पेक्ट्रम है, ये पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे। दैट्स व्हाई दिस विल वर्क्स इन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर हम लोग बात करते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसा होगा, तो ये बेटा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैंने आपके साथ सारे क्वेश्चन डील किए, किसके, सर्वेइंग के, जो आपके एग्जाम से पूछे गए थे, और जितना कोशिश किया कि जितना डिटेल में आपको बता पाऊं उतना डिटेल में आपको समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और वेट करिए, मैं आपके लिए अगला वीडियो बहुत जल्द ही लेके आने वाला हूं जो कि हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे बेस्ड रहेगा। उसमें भी हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में पूरा का पूरा स्टडी करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पूरे सीरीज के अंदर मैं पूरा जीपीएससी का पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा इन डिटेल। ओके, तो मैं आपके लिए कंटिन्यूएशन बेसिस पे वीडियोस लेके आता जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।